हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 40 क्वेश्चंस और आज है इसका डे 4, मॉक टेस्ट डे 4। मुझे आप सेशन के लास्ट में बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बेस्ड है। जिस तरीके का आपका एग्जाम आएगा सेम वैसे ही क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां से ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा बल्कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्यूटर वाले पोर्शन को सॉल्व कर पाएं। यहां तो हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं साथ साथ, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि 10 मिनट के अंदर आप कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस को कर पाए। और इसके लिए सॉलिड होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, पूरा कंप्यूटर कोर्स पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एक ऐसा कोर्स जिस पे आप ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं, एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद कंप्यूटर की सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया गया है। क्या इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा? जी नहीं, ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। हर साल पैटर्न बदलता है, इसलिए हर साल एक एक नंबर कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस है और कंप्यूटर अवेयरनेस का मतलब कि क्वेश्चन लेटेस्ट बनेंगे, नए वाले वर्जन से बनेंगे। तो चाहे सुपर कंप्यूटर की बात करें, चाहे विंडोज की बात करें, या फिर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वाले वर्जन की, इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस की या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, क्वेश्चन तो यहां से भी बनेंगे। तो कंप्लीट कवरेज के लिए स्टैटिक प्लस न्यू अपडेट्स, इन दोनों को कवर अप करने के लिए आप ज्वाइन करिएगा इस पार्टिकुलर कोर्स से, जो आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। बेस्ट कोर्स 15 मार्च से यहां पर शुरू हो चुका है ये कोर्स और आप लोग यहां कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। किसी भी डाउट के लिए, कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा और फिर इसके बाद जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ये मॉक टेस्ट जरूर करिए। तो आइए साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो क्वेश्चन आपको पता है वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस जिसका आंसर आपसे गलत हुआ उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। तो चलिए, आज के सेशन का ये रहा क्वेश्चन गाइस। प्रीवियस वाले सेशन में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसका आंसर कई सारे लोगों ने करेक्ट दिया, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने गलत भी दिया। क्या है ये क्वेश्चन? अ डैश इज अ ब्लैंक डिस्क that can be written once and read arbitrarily many times। डैश एक खाली डिस्क है जिसे एक बार लिखा जा सकता है और मनमाने ढंग से कई बार पढ़ा जा सकता है। आप मार्केट में गए और वहां से एक बिल्कुल ब्लैंक डिस्क लेकर आए, बिल्कुल खाली डिस्क जिसमें आपने एक बार लिखा और बार बार पढ़ा, तो ऐसी डिस्क को क्या बोलेंगे? CDR बोलेंगे, CD रिकॉर्डेबल बोलेंगे। तो कभी भी बात अगर ऐसी डिस्क की हो जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसमें सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड CDR। CDRW क्या होता है? रीराइटेबल। एक ऐसी CD, एक ऐसी DVD जिसको आप मार्केट से लाते हैं और बार बार जिस पर लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रीराइटेबल। CD-ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जिस पर आप लिख नहीं सकते, जिसको बार बार पढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड CD-ROM। जैसे आप मूवी की कोई CD या DVD मार्केट से लेकर आते हैं, तो क्या आप मूवी में कोई बदलाव कर पाते हैं? क्या आप मूवी में कुछ लिख पाते हैं? क्या मूवी में जो एक्ट्रेस है क्या आप उसको बदल पाते हैं? जी नहीं। तो इसका मतलब वो जो DVD है, वो CD है, वो कैसी है? रीड ओनली मेमोरी है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस chatbot developed by San Francisco based startup
ओपन एआई डैश सैन फ्रांसिस्को स्थित स्टार्टअप ओपन एआई द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है। आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत फेमस है क्योंकि चैट बॉट वो भी किसके द्वारा बनाया गया, ओपन एआई कंपनी के द्वारा बनाया गया, एंड दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की दोस्तों बात करें तो ये क्वेश्चन आपका जीए में भी पूछा जा सकता है और कंप्यूटर में भी कि जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो चैट का मतलब होता है चैटिंग और जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम टेकन टू रीड एंड राइट दी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में पढ़ने और लिखने में लगा समय क्या कहलाता है? जब हम हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ लिखते हैं और लिखा हुआ कंटेंट पढ़ते हैं तो उसमें जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सीक टाइम। दैट इज कॉल्ड सीक टाइम। सर लेटेंसी टाइम आंसर कब होगा? या तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा जिसका आंसर सीक टाइम होगा, या क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा जिसका आंसर लेटेंसी टाइम होगा। लेटेंसी कब होगा? जब क्वेश्चन में दिया होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हार्ड डिस्क ने रिक्वेस्ट करी फाइल की और रिस्पॉन्स उसको मिली, तो दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, लेटेंसी टाइम। तो अगर क्वेश्चन में रीड और राइट लिखा गया है हार्ड डिस्क के रिस्पेक्ट में तो सीक टाइम होगा, और अगर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दिया गया है तो लेटेंसी टाइम होगा। यही दो क्वेश्चन पॉपुलर हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर कुकीज वर क्रिएटेड इन डैश बाय डैश। कंप्यूटर की जो कुकीज है वो कब डैश में डैश द्वारा बनाई गई, कब बनाई गई और किसके द्वारा? करेक्ट आंसर है लॉ मोंटुली के द्वारा 1994 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कंप्यूटर की कुकीज क्या होती हैं? आप जानते हैं कुकीज हमारे डेटा को, इंटरनेट पर जो भी हम काम कर रहे हैं उस डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है। और किसको दे देती है? सर्वर को। हम आपको कई बार ये बात बता चुके हैं कि कुकीज क्रिएट कौन करता है? सर्वर। कुकीज सेंड कौन करता है? सर्वर। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं? ब्राउजर में। और कुकीज किस फॉर्मेट में होती हैं? तो आंसर है टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में। और ये जो कुकीज हैं ये किसके द्वारा बनाई गई? लॉ मोंटुली के द्वारा। कब? 1994 में। वेरी गुड। नेक्स्ट, जीमेल यूजेस डैश एज इट्स डिफॉल्ट फॉन्ट। जीमेल अपने डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में डैश का उपयोग करता है। दो क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं डिफॉल्ट के रूप से जीमेल में। क्या क्या? जब आप जीमेल में कोई मेल ड्राफ्ट करते हैं, जीमेल ओपन करते हैं और मेल ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं, मेल लिखना शुरू करते हैं, तो वहां पर जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कौन सा है ये बताइए। या जो डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज है वो क्या है ये बताइए। तो फॉन्ट का नाम पूछा जा सकता है या फॉन्ट का साइज पूछा जा सकता है डिफॉल्ट में, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? सैंस सेरिफ। और डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या है? 10। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, जीमेल लिखते समय जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होगा वो क्या होगा? सैंस सेरिफ। और जो साइज होगा बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? 10। क्या हम फॉन्ट को बदल सकते हैं? जी हां, ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है। सेरिफ, फिक्स्ड विथ, वाइड, नैरो, कॉमिक सेंस और बाकी इनमें आप बदल सकते हैं। फॉन्ट का साइज भी क्या बदला जा सकता है? जी हां, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होगा, जो फिक्स होगा वो क्या होगा? 10 पॉइंट। नेक्स्ट, डैश refers to the process of consolidating fragment files on a computer hard drive। ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। डैश कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर खंडित फाइलों को समेकित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यूज्ड फाइल्स को एक तरफ कर दे और अनयूज्ड फाइल्स को एक तरफ कर दे, इसे क्या बोलते हैं?
यूज्ड स्पेस को एक तरफ और अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ करने को बोला जाता है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। ये क्या होता है सर? जब आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो उसकी मेमोरी डिलीट नहीं होती, उसकी स्पेस डिलीट नहीं होती, जबकि वो फाइल डिलीट हो जाती है। जब हम डिस्क डीफ्रैगमेंट करते हैं तो वो डिलीट की हुई फाइल की मेमोरी स्पेस भी डिलीट हो जाती है, और इसी को बोलते हैं क्या? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, जिसके द्वारा कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब आप ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर अगर वहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी गिवन हो और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी गिवन हो तो डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन को क्या लगाएंगे? तो करेक्ट आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिनका मेन काम होता है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। क्लियर है? लेकिन अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर गिवन नहीं होगा तो इस केस में आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डिलीटेड मेल इन जीमेल अकाउंट गोज इन विच फोल्डर? जीमेल अकाउंट में डिलीट किए हुए मेल किस फोल्डर में जाते हैं? अगर हमसे गलती से मेल डिलीट हो गया या जानबूझ के हो गया, अगर हमसे इंटेंशनली ये काम हो गया है ना, या बाय मिस्टेक हो गया, कोई मेल डिलीट हो गया, तो वो कहां चला जाता है? वेरी गुड, ट्रैश फोल्डर में। लेकिन वो ट्रैश फोल्डर में कितने दिन तक रहता है? 30 दिन तक। 30 दिन तक अगर हमने उसको रिकवर कर लिया तो बल्ले बल्ले है, लेकिन 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो आपके ट्रैश फोल्डर को छोड़कर अलविदा कह देगा, यानी चला जाएगा। नेक्स्ट, विच OSI लेयर इज क्लोज टू द एंड यूजर? कौन सी OSI परत अंतिम उपयोगकर्ता के सबसे निकट है? हम जानते हैं OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें यूजर के करीब कौन सी लेयर है? 7th लेयर, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। जीमेल या ईमेल किस लेयर पर काम करता है? तो आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर। एंड वाली लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। यूजर के सबसे करीब कौन सी लेयर है? तो आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर, जो कि 7th नंबर की लेयर है। नेक्स्ट, विच मेमोरी appears to exist as main storage although most of it is supported by data held in secondary storage? अगेन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है ये? ऐसा प्रतीत होता है कि कौन सी मेमोरी मुख्य भंडारण के रूप में मौजूद है, हालांकि इसका अधिकांश भाग द्वितीयक भंडारण में रखे गए डेटा द्वारा समर्थित है। हम समझ गए। क्वेश्चन में कह रहा है मेन मेमोरी डेटा हेल्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, यानी मेन मेमोरी के साइज को इंक्रीज करना और मेमोरी को उधार किससे मांगना? सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क या SSD से। अगर हम मेमोरी को उधार मांग रहे हैं मेन मेमोरी को बड़ा करने के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। यही तो है वर्चुअल मेमोरी। रैम के साइज को इंक्रीज करना कैसे? मेमोरी हार्ड डिस्क या SSD से उधार मांगना, सेकेंडरी स्टोरेज से उधार मांगना, इसी को तो कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। हम लोग ने पढ़ा भी था प्रीवियस सेशन में कि ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्या है? आभासी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, जहां पर रैम को ऐसा इल्यूजन होने लगता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके पास अनलिमिटेड मेमोरी है। जब भी उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तो हार्ड डिस्क या SSD से वो उधार मांग लेगा, और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? निम्नलिखित में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट यानी बिल गेट्स को
विंडोज 8 बनाते समय ये चुल हुई कि चलो कुछ नया करते हैं, है ना, कुछ तूफानी करते हैं, और कुछ नया और तूफानी करने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया उन्होंने, स्टार्ट बटन ही हटा दिया, कुछ ऐड करने के बजाय कुछ हटा लिया। और ये किस में हटाया? विंडोज 8 में। तो करेक्ट आंसर क्या है? विंडोज 8। क्या किया गया? स्टार्ट बटन को हटा लिया गया। जब बहुत तेजी से आनन फानन में जब उन्होंने देखा कि इससे तो इमेज खराब हो रही है, तो विंडोज 8.1 लॉन्च करके स्टार्ट बटन को दे दिया गया। तो अगर पूछें कि किसमें स्टार्ट बटन हटाया गया, तो आंसर क्या होगा? विंडोज 8 में। नेक्स्ट, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूट स्ट्रैपिंग किसे बोलते हैं? बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है बूटिंग करना, और बूटिंग करने का मतलब क्या होता है? फ्रेश स्टार्ट करना। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करके स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग या कोल्ड बूटिंग। तो शट डाउन करके स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग, या इसका दूसरा नाम क्या है? बूट स्ट्रैपिंग। जबकि वार्म बूट में हम क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट मींस वार्म बूटिंग। और रैंडम बूटिंग का मतलब जब कंप्यूटर ऑटोमेटिक किसी खराबी की वजह से अपने आप बंद खुल बंद खुल बंद खुल होए, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग समझ में आया क्या? जब कंप्यूटर को हमने बंद किया, शट डाउन करके स्टार्ट किया, कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट किया, वार्म बूटिंग, और किसी वायरस की वजह से, किसी एरर की वजह से, किसी फाइल के करप्ट होने की वजह से अगर सिस्टम ऑटोमेटिक बंद खुल डीजे बन गया, तो ये क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड रैंडम बूटिंग। नेक्स्ट, विच इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूल है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट है वो क्या है? कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्नल। क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी ऑर्डर पास होते हैं वो सब कहां से होते हैं? कर्नल से। चाहे वो मेमोरी को मैनेज करना हो, फाइल्स को मैनेज करना हो, या कोई भी ऑपरेशन करना हो, ये सारा काम कौन संभालता है? कर्नल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कॉमनली यूज्ड कह रहे, यूज कर तो सकते हैं लेकिन अवॉइड करते हैं, कॉमन नहीं है। विंडोज सर्वर, ये तो बना ही सर्वर के लिए है। लाइनेक्स बना ही सर्वर के लिए है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए बना है, सर्वर के लिए नहीं, लेकिन यूज कर सकते हैं बट नॉट मैंडेटरी। फ्री बीएसडी बना ही सर्वर के लिए है। तो करेक्ट आंसर होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हम सर्वर में यूज कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? लाइनेक्स को। दूसरी प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? विंडोज सर्वर को। तीसरी प्रायोरिटी किसको देते हैं? फ्री बीएसडी को। और फिर अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम सर्वर में यूज कर सकते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी वेब विकास के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली मार्कअप भाषा है? हम जानते हैं अगर हमें वेबसाइट डेवलप करनी है या वेब पेजेस डेवलप करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे? HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। इन तीनों का यूज करके हम कोई वेबसाइट, कोई वेब पेजेस या वेब पोर्टल डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? HTML। तो आंसर क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज HTML5। ये है HTML का लेटेस्ट वर्जन। तो ये भी याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 या 5.0। तो करेक्ट आंसर होगा HTML 5.0 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML।
नेक्स्ट, when dash keys are on the computer provide sound cues। जब डैश कुंजी चालू होती है तो कंप्यूटर ध्वनि संकेत प्रदान करता है। ऐसी कौन सी कीज है जिसके ऑन होने पर कंप्यूटर साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड का मतलब ये उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते, कम से कम साउंड सुन के वो टाइप कर पाए। तो ऐसी कीज को क्या बोलते हैं, टॉगल कीज। और टॉगल कीज कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टॉगल कीज। व्हेन टॉगल कीज आर ऑन, जब टॉगल कीज को चालू किया जाता है तो कंप्यूटर ध्वनि संकेत प्रदान करता है। और टॉगल कीज कितनी होती हैं, जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है, दैट इज कॉल्ड कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं, जो अकेले काम नहीं करती, जो दूसरी कीज के साथ में काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर कीज। एग्जाम्पल, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। नेक्स्ट, which programming language is used for developing Android applications। अगर हमें Android applications बनाने हैं, Android में कोई गेम्स बनाने हैं या Android के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जावा, सी शार्प, पाइथन, स्विफ्ट या ऑल ऑफ दीज। अगर हम iOS पर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम स्विफ्ट का यूज करेंगे, और अगर हम एंड्रॉइड पर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम जावा का यूज करेंगे। मर जावा लुट जावा नहीं, दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड जावा। तो आंसर क्या हो गया, जावा। किसने डेवलप करी, जेम्स गॉसलिंग ने। और इसका जो लोगो है वो क्या है, कॉफी कप। ये जो कॉफी का कप है जिसमें फ्लेम्स आपको दिख रही हैं, है ना, दिस इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ जावा। जावा कंपनी किसने खरीदी है हाल ही में, ओरेकल के द्वारा। तो हाल ही में ओरेकल ने जावा को खरीद लिया है, यह भी याद रखिएगा। जावा लैंग्वेज बनाई किसने थी, सन माइक्रो सिस्टम ने। किस कंपनी के द्वारा जावा को बनाया गया, द आंसर इज सन माइक्रो सिस्टम। और यही सन माइक्रो सिस्टम किसमें मर्ज हो गई है, ओरेकल में। तो जावा को किसने खरीद लिया, ओरेकल ने। क्लियर, वेरी गुड। डैश इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डेटाबेस क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। डेटाबेस निर्माण और हेरफेर के लिए एक मानक भाषा है कौन सी, बताइए। अगर हमें डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस में कुछ बदलाव करने हैं, कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, डिलीट करना है डेटाबेस, तो हम किसकी मदद से करेंगे, एसक्यूएल की मदद से, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से। और एसक्यूएल में क्या हमारी और भी लैंग्वेजेस आती हैं, जी हां, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डीक्यूएल, ये 5 लैंग्वेजेस आती हैं हमारी किसमें, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट, IPv6 was created by whom and IPv6 is in which format। IPv6 किसके द्वारा बनाया गया था और IPv6 किस प्रारूप में है। हम लोग जानते हैं कि IP एड्रेस 2 तरीके के होते हैं, एक IPv4, एक IPv6। IPv4 जो कि 32 बिट का है और IPv6 जो कि 128 बिट 128 बिट का। IPv4 की अगर बात करें तो वो डेसिमल के फॉर्मेट में है, जबकि IPv6 हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। और IPv6 किसके द्वारा बनाया गया, IETF के द्वारा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, IETF किस फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। और IETF की फुल फॉर्म इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अगर बात करें IPv6 एड्रेस की तो ये कितने बिट का है, 128 बिट का। कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट,
विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? अगर पावर पॉइंट में हमें फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन फॉन्ट का यूज करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दिस शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस पावर पॉइंट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज कर सकते हैं किसके लिए? फॉन्ट साइज को कम करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए। और ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? होम टैब पर। ए जब हम बड़े वाले ए पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, छोटे वाले ए पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ओएसआई लेयर यूजेज अ मॉडम? ये तो क्वेश्चन आता ही आता है अक्सर, और ये क्यों आता है इसके पीछे का रीजन भी समझिए। ओएसआई मॉडल में जो मॉडम है वो पहले फिजिकल लेयर पर काम करता था, लेकिन अब ये किस पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर। तो अब आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर, यानी सेकंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मॉडम को एडवांस कर दिया गया है और यहां मॉडम में मैक एड्रेस को एम्बेड कर दिया गया है। तो मॉडम किस पर काम करता है? मैक एड्रेस पर। मैक एड्रेस किस पर काम करेगा? डेटा लिंक लेयर पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पहले फिजिकल लेयर, लेकिन अब बदलकर क्या हो गया? डेटा लिंक लेयर। तो सर अगर ऑप्शन में डेटा लिंक लेयर नहीं होगा तो क्या आंसर फिजिकल लेयर होगा? यस, सही पकड़े हैं, है ना। अगर ऑप्शन में डेटा लिंक लेयर नहीं है तो आंसर फिजिकल लेयर है, लेकिन अगर ऑप्शन में डेटा लिंक लेयर है तो आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए डेटा लिंक लेयर मॉडम के केस में। लेकिन फिर आंखें खोल के चेक कर लीजिएगा कहीं गलत जगह तो नहीं लगा दिया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट द लास्ट एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से वह चुने जो आईपी पते के अंतिम पते को दर्शाता है। अब आईपी एड्रेस दो एड्रेस में डिवाइड होता है, नेटवर्क और होस्ट, लेकिन जो आखिरी वाला एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट बताता है। 255 है ना, लास्ट में अगर 255 गिवन है तो इसका मतलब वो ब्रॉडकास्टिंग है। अगर 255 की जगह पर कुछ और गिवन है तो वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। तो लास्ट एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट व्हाट? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। लास्ट में अगर 255 है आखिरी वाले ऑक्टेट में तो इसका मतलब वो आईपी एड्रेस क्या कर रहा होगा? ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा। और अगर 255 नहीं है तो इसका मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू IPv4 इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कह रहे दो स्टेटमेंट गिवन है IPv4 के रिस्पेक्ट में, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। आइए देखते हैं। लूप बैक एड्रेस बिलोंग टू क्लास बी। जो लूप बैक एड्रेस है कौन सा? 127.0.0.1। क्या ये लूप बैक एड्रेस क्लास बी को बिलोंग करता है? जी नहीं, सरासर गलत है। पाप पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये गलत है क्योंकि लूप बैक एड्रेस बिलोंग करता है क्लास ए को। 0 से लेकर 126 या 0 से लेकर 127 ये क्लास ए का हिस्सा है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। लूप बैक एड्रेस यूज्ड टू सेंड पैकेट फ्रॉम होस्ट टू इटसेल्फ। क्या लूप बैक एड्रेस अपने आप को ही पैकेट भेजता है? जी हां, इसे सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। लूप बैक एड्रेस इज कॉल्ड सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस। तो इसका मतलब सेकंड वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत है। तो फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स, दूसरा हो जाएगा ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और लूप बैक एड्रेस कौन सा है? 127.0.0.1। इसे लोकल होस्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। लूप बैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल होस्ट एड्रेस। विच नेटवर्क कंपोनेंट इज नॉट एसोसिएटेड एट फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। फिजिकल लेयर का मतलब लेयर 1, है ना। OSI मॉडल में जो पहली लेयर है वो कौन सी है? फिजिकल लेयर।
और फिजिकल लेयर किस पर काम करती है? जितनी भी आपकी केबल्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ये फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब टोपोलॉजीज, जितनी भी टोपोलॉजीज हैं वो किस पर काम करेंगी? फिजिकल लेयर पर। ईथरनेट, अगर ईथरनेट केबल की बात करेंगे तो किस पे होगा? फिजिकल लेयर। इसका मतलब एम्पलीफायर फिजिकल है, मल्टीप्लेक्सर फिजिकल है, हब और रिपीटर फिजिकल है, लेकिन राउटर फिजिकल लेयर नहीं है, क्योंकि राउटर किस पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा फिजिकल लेयर पर काम नहीं करता, नॉट एसोसिएटेड है? तो आंसर हो गया राउटर, क्योंकि राउटर काम करता है किस पर? तीसरी लेयर यानी नेटवर्क लेयर पर। और टोटल लेयर्स कितनी होती हैं? 7। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इन सातों की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल डेटा कंप्रेशन इज कैरीड आउट बाय, वेरी फेमस वन। OSI मॉडल में डेटा को कंप्रेस करने का काम किस लेयर का है? हम जानते हैं इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, ये जितना शंशन वाला काम है ये प्रेजेंटेशन लेयर का है, यानी 6th लेयर का है ना। प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी है? 6th लेयर। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। कंप्रेशन यानी कंप्रेस करना, इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, ट्रांसलेट करना, ये सारा काम किसका होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का। नेक्स्ट, 2 डिफरेंट नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग व्हाट? 2 अलग अलग नेटवर्क को किसके उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो क्वेश्चन में सिमिलर नेटवर्क गिवन होगा या क्वेश्चन में डिफरेंट नेटवर्क गिवन होगा। ये बात लिख के रख लीजिए कि सचिन सर ने कहा है ये क्वेश्चन जरूर आएगा, जहां पर डिफरेंट नेटवर्क दिया होगा क्वेश्चन में या फिर सिमिलर नेटवर्क गिवन होगा। अगर डिफरेंट मिल जाए, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट टोपोलॉजी, डिफरेंट प्रोटोकॉल, कुछ भी अलग अलग यानी डिफरेंट के साथ में, तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, दैट इज गेटवे। डिफरेंट के केस में हमेशा आंसर गेटवे होगा। और अगर यहां पर सेम नेटवर्क, सेम टोपोलॉजीज, सेम प्रोटोकॉल ऐसा मिल जाए तो आंसर क्या होगा? या तो ब्रिज होगा या राउटर होगा। अगर ऑप्शन में ब्रिज दिया है तो ब्रिज लगा दीजिएगा, और अगर राउटर दिया है तो राउटर लगा दीजिएगा। सर अगर दोनों दिए हैं तो? सर सेम के केस में अगर ब्रिज भी है और राउटर भी है तो प्रेफरेंस दे दीजिएगा राउटर को। क्यों? क्योंकि ब्रिज से जो बेहतर काम करता है वो क्या है? राउटर। तो इसलिए जो प्रेफरेंस आप देंगे वो किसको देंगे? राउटर को। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव सेल रेफरेंस इन MS Excel 365? ये भी आएगा ही आएगा, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये बताइए कि एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जय श्री राम, जय श्री राम का मतलब RAM, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। यहां पर क्या पूछ रहा है? रिलेटिव। रिलेटिव कौन सा होता है? जिसमें डॉलर का साइन नहीं लगता, जिसको लॉक नहीं कर सकते, जिसमें डॉलर का साइन नहीं लगता, वो रिलेटिव है। तो यहां पर कोई ऐसा है जिसमें डॉलर का साइन नहीं है? जी हां, C2 यानी 3rd ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वन। रिलेटिव मतलब जिसमें कोई डॉलर नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब जिसमें 2 डॉलर, रो और कॉलम दोनों के साथ में अगर डॉलर है तो वो एब्सोल्यूट है। और मिक्स्ड का मतलब या रो को लॉक करेंगे या कॉलम को। $1 का साइन होना चाहिए कॉलम के लिए। अगर हमने कॉलम को फिक्स कर दिया $A1, ए क्या है? कॉलम। 1 क्या है? रो। अगर हम कॉलम को फिक्स करते हैं तो हमने कॉलम के साथ में डॉलर का साइन लगा दिया, क्या हो गया? मिक्स्ड रेफरेंस।
अगर हमने रो को फिक्स कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया, तो $1 लगा दिया, क्या हो गया? मिक्स्ड डिफरेंस। तो मिक्स्ड डिफरेंस कितने तरीके के हो सकते हैं? 2 तरीके के, एक कॉलम को फिक्स करते हुए और एक रो को फिक्स करते हुए। और टोटल सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है? जय श्री राम, 3 तरीके की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। क्लियर? वेरी गुड। Which of the following is used with the intention of extorting money from its owner? बहुत आसान सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसके मालिक से पैसा वसूलने के इरादे से किया जाता है? मालिक की जेब से पैसा वसूल लिया जाए, ये कब पॉसिबल है? जब उसकी फाइल्स को लॉक कर दें, जब ओनर की फाइल्स को क्या करें? फाइल या फोल्डर पर ताला लगा दिया जाए, इनक्रिप्ट कर दिया जाए और कहा जाए कि अगर इस फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो इतने डॉलर इस बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर करें। यानी आंसर क्या होगा? रैंसमवेयर अटैक। रैंसम का मतलब फिरौती, और यहां पर फिरौती कैसे लेते हैं? फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक करके। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल। वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप जानते हैं कि क्वेश्चन में कभी भी यूजर नेम की बात हो, पासवर्ड की बात हो, डेबिट कार्ड की बात हो, क्रेडिट कार्ड की बात हो, इन सबको हैक करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिशिंग अटैक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। फिशिंग में होता क्या है? यूजर नेम और पासवर्ड को गैस करके क्रैक कर लेते हैं, या डुप्लीकेट पेज बना के, फेक वेबसाइट बना के, फेक पेज बना के, और इसके द्वारा यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इन सबको हैक करते हैं। दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट? हम जानते हैं लॉजिक गेट्स में 2 ऐसे गेट होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल गेट में रखा जाता है। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? नैंड और नॉर। क्या नैंड गिवन है? नहीं। क्या नॉर गिवन है? जी हां। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। टोटल कितने गेट्स होते हैं? 7। 3 होते हैं बेसिक गेट, 2 होते हैं यूनिवर्सल गेट और 2 होते हैं डिराइव्ड गेट। बेसिक में आते हैं एंड और नॉट, यूनिवर्सल में आते हैं नैंड और नॉर, और डिराइव्ड में आते हैं एक्सऑर और एक्सनॉर। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड इंसर्ट टैब इज द डैश टैब इन द रिबन। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब रिबन में किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पर। पहला है फाइल, जिससे कोई मतलब नहीं है ना, उसको पहला कंसीडर नहीं करते, पहला होम को कंसीडर करते, और दूसरा इंसर्ट को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। फाइल ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, जिसके द्वारा सेव, सेव एज, अंडू, रीडू ये सब किया जाता है। होम ये पहला बाय डिफॉल्ट है, और दूसरा क्या हो गया? इंसर्ट। तीसरा डिजाइन, चौथा लेआउट, पांचवा रेफरेंस, फिर मेलिंग, फिर रिव्यू, है ना, यही तो होते हैं एमएस वर्ड में। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड। आईपी एड्रेस या डीएनएस हासिल करने या बदलने की कोशिश करना क्या कहलाता है? क्या हम आईपी एड्रेस को बदल सकते हैं? जी हां। क्या हम मैक एड्रेस को बदल सकते हैं? इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन अगर हम एनआईसी कार्ड को चेंज कर दें या एनआईसी कार्ड को बदल दें तो मैक एड्रेस भी बदल सकते हैं। आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस को बदलना या डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। इस एक्ट को क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, स्पूफर्स या स्पूफिंग का मतलब आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस या डीएनएस को बदलने की टेक्निक को क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। स्निफिंग का मतलब, स्निफर्स का मतलब होता है जहां पर एक फेक ईमेल भेजा जाता है और उसके द्वारा किसी भी चीज को हैक कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्निफिंग अटैक। या फिर कई बार वायर्स को भी हम हैक करते हैं वाया स्निफिंग, फोन कॉल्स को भी टैप करते हैं वाया स्निफिंग। फिशिंग का मतलब फेक वेबसाइट बना के, बोगस वेबसाइट बना के जो हम काम करते हैं, फिशिंग है। स्पूलिंग का मतलब, स्पूलिंग कोई अटैक नहीं है। स्पूलिंग का मतलब कि जब हम प्रिंटर को रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंट आउट की,
और एक साथ कई सारे पेजेस की रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्रिंटर क्या करता है, उन पेजेस को क्यू में लगा लेता है, और इस क्यू में लगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। स्मिशिंग क्या होता है, एसएमएस द्वारा की गई हैकिंग, दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग, है ना। कई बार हमारे पास में एसएमएस आता है कि आप अपनी डिटेल्स इस एसएमएस में फिल कर दीजिए, एसएमएस पर रिवर्ट कर दीजिए, और इस तरीके की हैकिंग को क्या बोलते हैं, स्मिशिंग। यानी ये क्या है, एसएमएस प्लस फिशिंग, दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग। द मॉर्फ ट्रांजिशन फीचर हैज बीन एडेड इन विच वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, फेमस क्वेश्चन। एमएस ऑफिस के किस संस्करण में मॉर्फ ट्रांजिशन फीचर जोड़ा गया। एमएस ऑफिस 2019 में मॉर्फिंग का एक नया फीचर जोड़ा गया पावर पॉइंट के अंतर्गत, और इस मॉर्फिंग में क्या होता है, कुछ ये होता है जिसके द्वारा हम इस तरीके के एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पहले नहीं था, लेकिन एमएस ऑफिस 2019 से इस मॉर्फिंग के फीचर को क्या किया गया है, मॉर्फ ट्रांजिशन के फीचर को ऐड किया गया है। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ मॉड्यूलर प्लग नॉर्मली यूज्ड एट द एंड ऑफ द ईथरनेट पैच केबल्स। ईथरनेट केबल्स का मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के लास्ट में जो प्लग लगता है उसे क्या बोलते हैं, RJ45 केबल, RJ45 कनेक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, रजिस्टर्ड जैक 45। यह एक प्रकार का मॉड्यूलर प्लग है जो संदर्भित करता है कि आमतौर पर ईथरनेट यानी ट्विस्टेड पेयर केबल पैच केबल के अंत में उपयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड RJ45। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो टेलीफोन लाइंस, कि टेलीफोन लाइंस के लास्ट में या एंड में जो प्लग लगा होता है, जो कनेक्टर लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा RJ11। RJ11 फॉर द टेलीफोन लाइंस कनेक्टर। क्लियर। BNC कनेक्टर किस में होगा बताइए। अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, BNC कनेक्टर। BNC का मतलब क्या होता है, बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर। वो कनेक्टर जो हमारे टेलीविजन के पीछे लगा रहता है उसे बोलते हैं BNC कनेक्टर। क्लियर। HDMI कनेक्टर कौन सा हो, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों सपोर्ट होती है, वो HDMI है। जिसमें सिर्फ वीडियो सपोर्ट होती है वो VGA है, वीडियो ग्राफिक्स, है ना, VGA कनेक्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA। तो ये जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्न में से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है, यानी इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, बताओ। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि फास्टेस्ट मेमोरी कैसे देखेंगे। सर आपने कहा था कि रजिस्टर है, ढूंढ लो यहां पर रजिस्टर। सर मिल ही नहीं रही, मोए मोए हो गया, है ना। हमने कहा था रजिस्टर, मिला ही नहीं। सर कोई बात नहीं, आपने कहा था रजिस्टर ना मिले तो कैशे मेमोरी ढूंढ लेना, हमने कहा ढूंढ लो, तो आपने कहा कैश मेमोरी भी नहीं है, फिर मोए मोए हो गया। आपने कहा सर तो क्या हुआ, आपने कहा था कि अगर कैशे भी ना मिले तो रैम लगा देना, मैंने कहा ढूंढ लो, रैम भी नहीं मिल रही है। सर अब तो फंस गए, यानी आपने 3 ऑप्शन बताए थे और तीनों यहां नहीं मिल रहे। बालक एक चीज और भी याद रखो कि रैम और रोम को सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब क्या होता है, रैम और रोम दोनों को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब रजिस्टर नहीं है, कैश मेमोरी नहीं है, रैम तो है लेकिन हिडन फॉर्मेट में है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के फॉर्मेट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसमें रैम और रोम दोनों आएगा, जिसमें से रैम हमारी क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है। क्या अब समझ में आया। हो सकता है एग्जाम में सेमीकंडक्टर मेमोरी ना देकर प्राइमरी मेमोरी दिया हो या मेन मेमोरी दिया हो, तो भी तो रैम और रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी तो होती है। तो यहां पर प्राइमरी मेमोरी भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हो सकता है, रैम भी हो सकता है। क्लियर, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर।
कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट का प्रयोग क्यों करते हैं? अब देखो यहां से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्या? कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर और सिर्फ एंटर। ये 3 शॉर्टकट की याद कर लो, यहां से एक तो एग्जाम में आएगी ही आएगी। कंट्रोल प्लस एंटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? पेज ब्रेक करने के लिए। कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक, शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक और पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए सिर्फ एंटर। तो ये जो नीचे दिए गए ना 3, ये उल्टा करके भी पूछ लेते हैं। एग्जामिनर इज वेरी चालाक, है ना, वो ऐसे पूछ लेगा, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की बताइए, कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की बताइए, शिफ्ट प्लस एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक करने की शॉर्टकट की बताइए, सिर्फ एंटर। क्लियर? नेक्स्ट, एज ऑफ जून 2023 the dash supercomputer is the fastest supercomputer in India, having been ranked 75th the fastest in the world। जून 2023 तक डैश सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और जिसे दुनिया का 75वां सबसे तेज स्थान दिया गया। क्या है वो? एरावत। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। और अगर दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा है? फ्रंटियर। किसने बनाया? अमेरिका ने। तो अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया सबसे तेज, दैट इज कॉल्ड फ्रंटियर। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट और इंडिया का फास्टेस्ट एरावत। नेक्स्ट, हब इज अ डैश डिवाइस वेयर स्विच इज अ डैश डिवाइस। हब कैसी डिवाइस है और स्विच कैसी डिवाइस है? अगर ये लेयर पर पूछ रहा होता क्वेश्चन कि हब किस लेयर पर यूज होता है और स्विच किस लेयर पर यूज होता है, तो आंसर क्या होता? हब फिजिकल लेयर पर और स्विच डेटा लिंक लेयर पर, क्योंकि हब और रिपीटर ये फिजिकल लेयर वाली डिवाइस है और स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर वाली। हब क्या करता है? जो भी डेटा इसको देते हैं ये सबको दे देता है, दानी है ये, इसके पेट पर कोई बात पचती नहीं है। हब क्या है? ब्रॉडकास्ट। जो भी डेटा इसको दो ये सब कंप्यूटर्स को दे देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन स्विच क्या है? ये मैक एड्रेस पर काम करता है और जिस कंप्यूटर को देना होता है ये उसी कंप्यूटर को देता है। तो आंसर क्या होगा? यूनिकास्टिंग। तो हब इज द ब्रॉडकास्ट वेयर एज स्विच इज द यूनिकास्ट डिवाइस। नेक्स्ट, द BIOS and dash contain basic instruction that tell the computer how to boot up। बताइए। बायोस आ गया, बूटअप आ गया। मैंने आपको बताया था कि बूट करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज की जाती है? कौन बूटिंग में मेमोरी में मदद करता है सबसे ज्यादा? रोम, रीड ओनली मेमोरी। बायोस कहां पर होती है? रोम में। सो द बायोस एंड रोम कंटेन बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू बूट अप। कौन बताता है कंप्यूटर को कैसे बूट किया जाएगा? रोम। रीड ओनली मेमोरी। तो बायोस और रोम में बुनियादी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि बूट कैसे करेंगे। और रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? बताइए। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? वो इंस्ट्रक्शंस जिनको रोम में लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ना, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इन MS Word 2021 प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सिलेक्ट। ये क्वेश्चन भी आता ही आता है। MS Word 2021 में अगर हम F8 की को 3 बार दबाएंगे तो क्या होगा? वर्ड सिलेक्ट होगा, पैराग्राफ, सेंटेंस, एंटायर डॉक्यूमेंट या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सेंटेंस। अब एग्जाम में बदल देते हैं,
अगर F8 कई बार दबाएं बूटिंग के दौरान तो क्या होगा? अगर बूटिंग के दौरान F8 को दबाया जाता है तो वो सेफ मोड में ओपन करता है, पहली चीज। अगर F8 को 2 बार दबाएंगे तो क्या होगा? वर्ड सिलेक्ट होगा। 3 बार दबाएंगे तो सेंटेंस सिलेक्ट होगा। 4 बार दबाएंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा और 5 बार दबाएंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो पॉपुलर है वो क्या है? F8 3 बार दबाने से क्या होगा? सेंटेंस। लेकिन जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आ सकता है। F8 बूटिंग के दौरान दबाने पर क्या होगा? सेफ मोड में ओपन। 2 बार दबाने पर क्या होगा? वर्ड सिलेक्ट होगा। 3 बार दबाने पर सेंटेंस, 4 बार दबाने पर पैराग्राफ और 5 बार दबाने पर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। इन अ कंप्यूटर dash store recently used information so that it can be quickly accessed at a later time। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही राज दुलारा क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में डैश हाल ही में उपयोग की गई जानकारी को संग्रहित करता है ताकि बाद में से तुरंत एक्सेस किया जा सके। जो बार बार रिसेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कहां करते हैं? कैशे मेमोरी में। और अगर कैशे मेमोरी में डेटा मिल गया तो हिट है, डेटा नहीं मिला तो मिस है। तो कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को किस में नापते हैं? हिट रेशियो में। कितनी बार डेटा हिट हुआ, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैश मेमोरी। आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? कैश मेमोरी फाउंड बिटवीन प्रोसेसर यानी सीपीयू और रैम के बीच में। तो सीपीयू और रैम के बीच में जो मेमोरी स्थित है वो कौन सी है? कैशे। लेकिन हर कंप्यूटर में क्या कैशे होगी? ये भी जरूरी नहीं। इसीलिए तो जब ये क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के करीब है, तो आंसर हम कैशे नहीं देते। क्यों? क्योंकि हर कंप्यूटर में कैशे हो ये जरूरी नहीं। इसलिए वहां पर आंसर क्या हो जाता है? प्राइमरी मेमोरी यानी रैम। समझ में आया डिफरेंस? तो हर एक जगह पर क्वेश्चन का जो सेंस है वो अलग हो जाता है और ये आपको समझना होगा दिए गए ऑप्शंस में से। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इन MS Excel 2019 या 2021 लेटेस्ट वाले वर्जन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ? फॉन्ट साइज कितना है? MS Excel के नए वाले वर्जन में फॉन्ट की आकार सीमा क्या है? मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 409 है, यानी मिनिमम 1 हो सकता है फॉन्ट का साइज और मैक्सिमम एक्सेल में कितना होगा? 409। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 1 इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इज द 409। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस स्टोर द मैक एड्रेस? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस मैक एड्रेस को स्टोर करती है? सोचो। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैक एड्रेस किस लेयर पर आता है। लेयर अगर पता लगा लेंगे तो डिवाइस भी पता लगा लेंगे। सोचो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बस जल्दी आंसर लगाना है, जल्दी क्वेश्चन को समझना है और सही आंसर पे वार करना है ना? इतना सा काम है। 40 में से 40 क्वेश्चन एग्जाम में करिएगा। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, इतना धीमे करते हैं कि वो 40 क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। या तो कंप्यूटर को बाद में करेंगे, छूट जाएंगे क्वेश्चन। सर 25 क्वेश्चन ही कर पाए, देख ही नहीं पाए। जब स्पीड होगी नहीं तो कैसे करोगे? स्पीड के लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट पढ़ना और इसी समय से तैयारी करना, है ना? कुछ लोग मेंस में तैयारी करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं जीए भी आ जाओ, है ना, इंग्लिश भी आ जाओ, रीजनिंग भी आ जाओ, मैथ्स भी आ जाओ, रजनीकांत बन जाओ एक ही साथ, है ना? शुरुआत से थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स करिए, तभी जाकर एग्जाम क्रैक होगा। और मिशन बनाइए कि भाई आरआरबी तो करना ही करना है एट एनी हाउ।
तभी पॉसिबल भी है। तो पहले क्लर्क लेवल पे फोकस करो कि क्लर्क निकलना चाहिए या पीओ निकलना चाहिए, आरआरबी पीओ क्लर्क में हो जाए, फिर टारगेट बड़ा करो, आईबीपीएस, फिर एसबीआई, है ना, आरबीआई, सेबी, स्काई इज नॉट द लिमिट, करते रहो तैयारी, है ना, बढ़ते रहो। ड्रीम्स जितनी ज्यादा रखोगे उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे, और ये मत सोचो कि पढ़ाई खत्म हो जाए, नहीं, जिंदगी भर अगर पढ़ाई के साथ बने रहोगे तो प्रोग्रेस करते रहोगे, और जितनी प्रोग्रेस करोगे उतनी लाइफ आपकी बढ़िया होगी, है ना, उतना वर्क प्रेशर कम होगा, उतना सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होगा, और उतना ही मैनेजमेंट आपका लाइफ को लेकर बढ़िया होगा। तो पढ़ाई को कभी रोकना नहीं है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और उनको क्वालिफाई करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कोर्स अगर लेना चाहते हैं कंप्यूटर का और चाहते हैं कि कंप्यूटर को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर अप करें, तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। हाउस द जोश, हाउस द जोश, है ना, बताइएगा हाई सर। चलो, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।